एक गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का जो बुक है उसी का पार्ट है ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का चैप्टर है। इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग अलग अलग चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं। मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, रेलवे सारा सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में भी हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी हम लोग 1 से लेकर के 276 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग 276 का आगे मीन्स 277 से आज आगे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर 276 का ही देखें तो 276 का भी हम लोग पहले ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व किए थे। अगर 2 डेसिबल को ऐड करना रहता है और उसका जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगर 0 से लेकर के 1 के बीच में रहता है, अगर जो मेरा डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगर डिफरेंस जो मेरा है अगर 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है, तो जो उसमें लास्ट जो डिजिट है बड़ा वाला, उसमें क्या ऐड कर देते थे हम लोग, उसमें ऐड क्या करते हैं, उसमें 3 ऐड करते हैं, मीन्स 3 डेसिबल ऐड करते हैं। और अगर 2 से लेकर 3 के बीच में गैपिंग है, डिफरेंस है, तो उसमें 2 ऐड करते हैं। और अगर मेरा 4 से लेकर के 8 तक डिफरेंस है तो उसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं। ये डेसिबल ऐड करते हैं लास्ट डिजिट में जो बड़ा वाला है उसमें। इस तरह से इफेक्टिव निकालते हैं। और 8 से अगर ज़्यादा मीन्स 9 से ज़्यादा है तो उसमें हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, मीन्स 0 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि 90 और 90 और 90 के 94 के बीच में कितना डिफरेंस था, जो मेरा डिफरेंस आ रहा था वो 4 आ रहा था। जब 4 आ रहा था हम लोग क्या ऐड करते थे, 4 से 8 वाला के रेंज में आएगा। 4 से 8 के हम लोग कौन सा ऐड किए थे, मीन्स 1 ऐड किए थे। 1 कहाँ ऐड करेंगे, जो लास्ट जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, जो बड़ा वाला डिजिट है उसमें ऐड कर देंगे। मीन्स 94 इसका, 94 प्लस 1 इसका 95 आंसर हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। 277 नंबर क्या कहता है, 277 नंबर कहता है 2 आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप आर ऑपरेट इन पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, सो दैट डिलीवर इनटू ए कॉमन डिलीवरी पाइप स्पेड टू बोथ इन आल्सो आइडेंटिकल and what total discharge and total head will be system operate as compared to discharge and head to each of the pump operates slightly। कह रहा है कि 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसको अगर हम एक कंबाइन में यूज करते हैं तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जब पैरेलल रहता है तो मेरा जो डिस्चार्ज है उसका बढ़ जाता है और जो हेड है वो कांस्टेंट रहता है। यही अगर सीरीज में यूज करते हैं तो सीरीज में जो होता है डिस्चार्ज सेम रहता है और हेड इंक्रीज कर जाता है। हम लोग पहले भी पढ़े एफएम में ही। तो जो पैरेलल केस है तो पैरेलल केस में क्या होगा, मेरा डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और हेड जो है वो सेम रहेगा। और इसी को अगर सीरीज में बनाते हैं तो सीरीज में मेरा क्यू जो है वो सेम रहता है और हेड मेरा इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, बोथ टोटल डिस्चार्ज एंड टोटल हेड वुड इंक्रीज। नहीं, टोटल क्यू तो बढ़ेगा बट हेड नहीं बढ़ेगा, दैट इज एक गलत हो गया। टोटल क्यू वुड बी द अप्रोक्सीमेटली डबल बट एच वुड रिमेंस द सेम। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये बोल रहा है कि डिस्चार्ज जो है बढ़ रहा है, मीन डबल हो रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, बट हेड जो है वो रिमेन सेम रहा है। सही है, टोटल हेड वुड बी अप्रोक्सीमेटली डबल, हेड तो बढ़ेगा नहीं, तो ये भी गलत है। क्यू रिमेन सेम, क्यू तो सेम होगा नहीं, ये सीरीज का है, जब सीरीज में रहेगा तब ये सही है। टोटल हेड वुड बी डबल, टोटल हेड विल बी डबल, डबल कब होगा, सीरीज में होगा। क्यू वुड बी अप्रोक्सीमेटली हाफ, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एच बोल रहा है कि डबल हो जाए और क्यू जो बोल रहा है हाफ हो जाती है, होगा नहीं, ये कोई केस में नहीं होता। एच अप्रोक्सीमेटली डबल, हाइट हेड बढ़ रहा और क्यू जो सेम रहेगा, वो किस में होता, वो सीरीज में रहता है। अगर पाइप को सीरीज में कनेक्ट, पंप को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पंप को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन आएगा सी नंबर। बट पैरेलल में क्या होता है, क्यू मेरा बढ़ जाएगा और एच सेम रहेगा, तो क्यू अप्रोक्सीमेटली डबल और एच रिमाइन सेम, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर पूछ रहा है। स्टोरेज ऑफ वाटर बाय इम्पाउंडिंग, इम्पाउंडिंग अभी हम लोग देखे थे, इम्पाउंडिंग क्या था, टू होल्डिंग द स्टीम वाटर। इम्पाउंडिंग द स्टोरेज ऑफ वाटर बाय इम्पाउंडिंग इज रिक्वायर्ड, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन द स्टीम इन ऑल सीजन, ऑल सीजन में जब जरूरत पड़ता है उसके लिए। या फिर एक्सेस ऑफ सस्पेंडेड एंड डिजोल्व, एक्सेस ऑफ सस्पेंडेड एंड डिजोल्व, एक्सेस ऑफ सस्पेंडेड एंड डिजोल्व मैटर आर प्रेजेंट इन द वाटर। अगर ज़्यादा हो जाए, अगर ज़्यादा हो रहा है, पूछ रहा है कि सस्पेंडेड एंड डिजोल्व मैटर ज़्यादा होगा तो उसमें यूज करते हैं। तो ये और ये ऑल एक्सेस नहीं, ये भी नहीं है। देयर इज लार्ज वेरिएशन इन क्वांटिटी ऑफ द रिवर फ्लो फ्रॉम द टाइम टू टाइम। हाँ, ये है कि जब वेरिएशन ज़्यादा हो जाए, मीन्स जो वेरिएशन है कभी ज़्यादा कभी कम, जब ज़्यादा वेरिएशन ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए इम्पाउंडिंग किया जाता है, मीन्स इम्पाउंडिंग किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है वाटर का जब वेरिएशन ज़्यादा है, दैट इज सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजोल्व आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड,
डिजोल्व आयरन है और मैग्नीज है कैसे रिमूव करता है, तो इसमें एक पहला स्टेप होता है एरेशन मेथड। एरेशन मेथड से हम लोग H2S आयरन मैग्नीज जो डिजोल्व है, जो एरेशन मेथड जो होता है, एरेशन जो मेथड होता है, इससे क्या निकालते हैं, H2S गैस निकालते हैं पहला। अगर डिजोल्व जो है कौन सा डिजोल्व है, आयरन एंड मैग्नीज, ये दोनों डिजोल्व है उसको रिमूव करते हैं। जो पूछ रहा है इसमें कि डिजोल्व आयरन एंड मैग्नीज किससे रिमूव करते हैं, तो एरेशन मेथड से रिमूव करते हैं। और किससे निकालते हैं, और एक सेडिमेंटेशन मेथड से भी निकालते हैं। तो मीन्स एरेशन एंड सेडिमेंटेशन से क्या निकालते हैं, डिजोल्व आयरन एंड मैग्नीज। तो इस तरह से मेरा जो सही आंसर हो गया डिजोल्व आयरन को रिमूव करने के लिए वो एरेशन और सेडिमेंटेशन, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड। पूछ रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें कौन कौन सा मेथड होता था। अभी हम लोग पढ़े तो सबसे पहला मेथड कौन सा था, स्क्रीनिंग। उसके बाद कौन सा था, एरेशन। इसके बाद कौन सा था, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन। इसके बाद सेडिमेंटेशन। इसके बाद मेरा था सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन। इसके बाद मेरा कौन था, डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन फ्लोकुलेशन तो होगा, इसके पहले सेडिमेंटेशन, इसके बाद में है फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन होता है डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो होगा ये होगा क्लोरीनेशन। इसके पहले कौन सा होगा, फिल्ट्रेशन। तो अगर हम लास्ट से देखना शुरू करें तो सेकंड लास्ट जो मेरा पोजीशन होगा वो 1 नंबर का होगा फिल्ट्रेशन का। इसके बाद जो होगा 2 नंबर। इससे पहले कौन होगा, सेडिमेंटेशन देख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से मिलाते हैं इसको। सबसे पहले जो लास्ट स्टेप है, लास्ट में देखते हैं तो सेकंड यहाँ दिया हुआ मीन्स फिल्ट्रेशन। उसके पहले डिसइंफेक्शन सबसे लास्ट में, उसके पहले फिल्ट्रेशन, इसके पहले सेडिमेंटेशन होगा दैट इज 3, और कोगुलेशन फ्लोकुलेशन साथ में होता है। मीन्स पहले 4 होगा फिर 5 होगा, 4 5 3 2 1 3 1 2। ठीक है, अभी हम लोग इसका मेथड ही देखे थे, पहले स्क्रीनिंग, फिर एरेशन, फिर इसके बाद कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, इसके बाद सेडिमेंटेशन, इसके बाद फिल्ट्रेशन, इसके बाद डिसइंफेक्शन। ठीक है, सबसे लास्ट प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन। इसके पहले देखा जाए तो फिल्ट्रेशन, इससे पहले सेडिमेंटेशन, फिर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, और ये सबसे स्टार्टिंग स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग सबसे पहले होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन मेरा हो गया 4 5 1 2 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड एंड यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट यूसी आर द यूजुअली स्पेसिफाइड पैरामीटर फॉर सैंड फिल्टर इन स्लो सैंड फिल्टर एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। ये पूछ करने का मतलब ये है कि स्लो सैंड फिल्टर का जो इफेक्टिव साइज है और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है किसके कंपेयर में, रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेयर में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, स्लो सैंड फिल्टर में जो इफेक्टिव साइज होता है 0.25 से लेकर के 0.35 तक होता है, और रैपिड सैंड फिल्टर में कितना होता है 0.35 से लेकर के 0.6 तक होता है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो होता है स्लो सैंड फिल्टर में वो ज़्यादा होता है, मीन्स 5 होता है, 3 से लेकर 5 तक होता है। और जो रैपिड सैंड फिल्टर में होता है वो 1 से लेकर के 1.7 या 1.5 तक होता है। तो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो हो गया स्लो सैंड फिल्टर का वो ज़्यादा होता है, बट साइज जो होता है वो कम होता है। साइज जो होता है स्लो सैंड फिल्टर में वो कम होता है, किसके कंपेयर में, रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेयर में। लेकिन यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो होता है उसी का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, ES मतलब इफेक्टिव साइज, और EC निकालना था किसमें, स्लो सैंड फिल्टर का इज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। तो स्लो सैंड फिल्टर का जो ES होगा मीन्स इफेक्टिव साइज होगा वो कम होता है, मीन्स लेस होगा। ठीक है, बट UC इज मोर। तो UC जो होगा, UC हम लोग देखें कि स्लो सैंड फिल्टर में कितना होता है 5 हो रहा था, और रैपिड सैंड फिल्टर में कितना होता है 1 से लेकर के 1.5 तक हो रहा था, या 1.3 1.5 कुछ ऐसे ही रेंज होता है इसका। 1.2 से लेकर के 1.7 तक इसका रेंज होता है। और इसका जो रेंज होता है 1 से लेकर के, इसका रेंज होता है 3 से लेकर के 5 तक होता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का स्लो सैंड फिल्टर में। तो इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो इस तरह से देखा जाए साइज जो होगा, इफेक्टिव साइज जो होगा कम होगा, बट UC जो होगा ज़्यादा होगा। दैट इज ये इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ओनली अमोनिया वाज प्रेजेंट इन वाटर देन ओनली चेंज इन फिगर इतना वुड हैव बीन दैट द कर्व वुड। बोल रहा है कि अगर सिर्फ अमोनिया प्रेजेंट रहे तो जो दिया हुआ फिगर है उसमें क्या चेंजिंग होगा। तो जो अगर अमोनिया अगर जो सिर्फ अमोनिया दिया हुआ है तो फिगर में क्या होगा। तो अमोनिया अगर सिर्फ है दिया हुआ तो जो ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। तो यही कर रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए सर्ज टैंक इन द पाइपलाइन। सर्ज टैंक क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका पर्पस क्या है पाइपलाइन में।
to store water, to increase the passage throughout pipeline, to store overflowing water, to protect the pipeline against water hammer। तो इसको प्रोवाइड किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? जो सर्च टैंक का जो प्रोवाइड किया जाता है वो वाटर प्रेशर को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। टू प्रोटेक्ट द पाइपलाइन, पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करता है किससे? वाटर हैमर से। दैट इज डे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर ट्रीटमेंट यूनिट दिया हुआ विथ लिस्ट डिटेंशन पीरियड। मीन्स दिया हुआ क्या है? वाटर ट्रीटमेंट यूनिट दिया हुआ है, उसका डिटेंशन पीरियड दिया हुआ है। तो रैपिड मिक्सिंग यूनिट, फ्लोकुलेटर, प्रोपेलर मिक्सिंग यूनिट और सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का तो हम लोग जानते हैं सिंपल से 2 से 4 आवर तक होता है, ठीक है। अगर प्राइमरी सेडिमेंटेशन हुआ तो सबसे इसी से मिलाना शुरू करते हैं। तो सेडिमेंटेशन 2 से 4 आवर किसी में दिया हुआ है, 1.5 आवर अप्रोक्स दिया हुआ है। तो मीन्स कह सकते हैं जो डी का होगा वो 1 होगा, ठीक है। उसके पहले क्या होता है? रैपिड मिक्सिंग। रैपिड मिक्सिंग का जो होता है, रैपिड मिक्सिंग का वो 30 सेकंड होता है, ठीक है। रैपिड मिक्सिंग का 30 सेकंड होता है। रैपिड मिक्स करने के लिए 30 सेकंड चाहिए रैपिड मिक्सिंग में। और सबसे कम जो होता है वो प्रोपेलर का होता है। सबसे कम जो होता है वो प्रोपेलर का होता है। प्रोपेलर मिक्सिंग अगर करें तो सबसे कम होता है, मीन्स 10 सेकंड जो होता है प्रोपेलर मिक्सिंग का होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं रैपिड मिक्सिंग का मेरा 30 सेकंड हो गया, दैट इज 2 3। और प्रोपेलर का सबसे कम मीन्स 10 सेकंड, दैट इज 2। और सेडिमेंटेशन के लिए तो हम लोग जानते हैं 2 से 4 आवर, दैट इज 1.5 आवर, दैट इज ये तो एक बच गया। तो इसका कौन सा होगा? 30 मिनट मीन्स 4 3 4 2 1। ऑप्शन देखते हैं 3 4 2 1 3 4 2 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? द मैक्सिमम फ्लो अकर, क्या हो रहा है? द मैक्सिमम फ्लो अकर्स, क्या हो रहा है? मैक्सिमम फ्लो अकर्स इन एन एग शेप्ड सीवर व्हेन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर। पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ फ्लो बाय वर्टिकल डायमीटर का रेशियो कितना रहा है, किसके लिए? मैक्सिमम फ्लो के लिए। तो मैक्सिमम फ्लो के लिए जो रेशियो होता है 0.95% होता है, या अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पूछा तो 0.81% होता है। यहाँ कह रहा मैक्सिमम फ्लो, क्या बोल रहा है? मैक्सिमम फ्लो। तो मैक्सिमम फ्लो के लिए डी बाई डी का जो रेशियो होता है वो 95 होता है। और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पूछा जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए 0.81 होता है, ठीक है। दोनों याद रखना है, फॉर डिस्चार्ज के लिए और ये फॉर वेलोसिटी के लिए 0.81। यहाँ पर फ्लो पूछ रहा था तो फ्लो में कितना होगा? 0.95, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। फॉर फॉलोइंग 3 स्टेज are known to occur in the biological action involved in the process of sludge digestion। sludge digestion में 3 गो स्टेप होता है, उसमें कौन कौन सा स्टेप है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पहले भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सबसे पहले क्या आता था? एसिड फर्मेंटेशन होता है। सबसे पहले एसिड फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद एसिड रिग्रेशन होगा, उसके बाद अल्कलाइन होगा। मीन्स पहले एसिड फिर अल्कलाइन, ठीक है। एसिड में भी क्या होगा? फर्मेंटेशन सबसे पहले होता है, फिर रिग्रेशन होता है। तो ये कह सकते हैं सबसे पहला स्टेप मेरा ये हो गया, सेकंड स्टेप मेरा एसिड रिग्रेशन 2 हो गया, सबसे लास्ट स्टेप मेरा थर्ड स्टेप ये हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 3 और 2, 1 3 2 अगर सीक्वेंस में हो जाए तो 1 3 2 1 3 2, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रेश स्लज हैज मॉइस्चर कॉन्टेंट 99% एंड आफ्टर थिकनिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस टू 96%। द रिडक्शन इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना रिड्यूस करेगा? तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इसमें क्या होता है? V1 W माइनस P1 इज इक्वल टू V2 W माइनस P2। या फिर इसको और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? अगर V1 दिया हुआ पहला तो 100 माइनस P1, P कितना दिया हुआ? 99%, मीन्स 99 इज इक्वल टू V2 और 100 माइनस से हमें कितना हुआ? 96 इंटू V2। तो अब पूछ रहा है कि रिडक्शन कितना था? V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, यहाँ से 1। तो यहाँ से देखा जाए कि V1 इज इक्वल टू 4 V2, या V2 बराबर कह सकते हैं 1/4 V1, या और क्या कह सकते हैं 0.25 V1। तो यहाँ से देखें क्या कि जो V2 का जो वैल्यू आ गया कितना बच रहा है? 0.25 आ रहा है V1 का, मीन्स 25% आ रहा है। तो रिड्यूस कितना किया? ये पूछ रहा है रिडक्शन कितना हो गया। तो रिडक्शन कितना हो गया? तो 25% बच रहा है। मतलब V2 जो हो गया 25% है V1 का, V2 जो है 25% है। V2 का जो वैल्यू आ रहा है मेरा 0.25 आ रहा है, किसके रेफरेंस में? V1 के रेफरेंस में। तो इसको कह सकते हैं 25% ऑफ V1।
तो V2 का जो वैल्यू आ गया 25% आ गया, तो रिड्यूस कितना किया, मीन्स 100 में 25 बच रहा था, रिडक्शन कितना मेरा हो गया 75 मेरा रिडक्शन हो गया। यही पूछ रहा है कि रिडक्शन इसमें कितना हो रहा था, रिडक्शन कितना हो गया 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नेचर ऑफ सॉलिड विथ लिस्ट यूनिट ऑपरेशन ऑन द प्रोसेस कनेक्टेड विद द रिमूवल। बोल रहा है कि नेचर ऑफ सॉलिड है और रिमूवल जो है ये यूनिट ऑपरेशन, उसमें जो प्रोसेस पूछ रहा है कौन सा, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन देखा हुआ है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व सॉलिड जो है वो किससे रिमूव होता है, कोलाइडल सॉलिड, वोलेटाइल सॉलिड एंड स्टेबल सॉलिड। तो इसमें बोल रहा है कि रिमूवल किस किस से होता है। तो डिजोल्व सॉलिड हम लोग जानते हैं किससे होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस से डिजोल्व हो गया। कोलाइडल देखा जाए तो कोलाइडल के लिए कौन सा होता है, कोगुलेशन प्रोसेस जो होता है, कोलाइडल जो इसमें मिक्स हुआ है तो होता है वो कोगुलेशन का प्रोसेस होता है। वोलेटाइल सॉलिड के लिए कौन सा होगा, तो वोलेटाइल सॉलिड के लिए डाइजेशन होता है, दैट इज CD। और स्टेबल सॉलिड के लिए सेडिमेंटेशन। तो स्टेबल सॉलिड के लिए सबसे आसान है, हम लोग पढ़े भी थे, स्टेबल सॉलिड के लिए सेडिमेंटेशन, डिजोल्व सॉलिड के लिए मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ से भी देख सकते थे, तो 1 का 2 और D का मेरा 1। कोलाइडल सॉलिड के लिए कोगुलेशन, कोलाइडल के लिए कोगुलेशन दैट इज 3 एंड वोलेटाइल के लिए डाइजेशन दैट इज 4। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इन द ऑक्सीडेशन डिच द एक्सेस स्लज टेकन टू। जो एक्सेस स्लज है वो कहाँ चल जाता है, जो बोला इन ऑक्सीडेशन डिच में, तो एक्सेस स्लज वो कहाँ जाता है, ड्राइंग बेड में चला जाता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लो शीट ऑफ ए लिक्विड स्ट्रीम ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम कंसिस्ट ऑफ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द फ्लो शीट ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम ऑफ ए सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम कंसिस्ट ऑफ। सीवेज में स्कीम जो है उसमें कौन सा होता है, द फ्लो शीट ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड स्ट्रीम ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम कंसिस्ट ऑफ। इसमें पूछ रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस यूनिट सीवेज ट्रीटमेंट से, इसमें सीक्वेंस पूछ रहा है कि कौन सा होगा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस यूनिट सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कौन सा होगा। तो हम लोग जानते थे कि सीवेज ट्रीटमेंट का जो होता है सबसे पहले स्क्रीनिंग होता था, उसके बाद ग्रिड चेम्बर था, इसके बाद स्कीमिंग था, इसके बाद ये प्रीलिमिनरी में आ जाता है, इसके बाद शुरू होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी में मेरा कौन सा आ रहा था, ये अगर प्राइमरी देखा जाए, प्राइमरी में मेरा कौन सा आ रहा था, तो सेडिमेंटेशन आ रहा था और डाइजेशन आ रहा था प्राइमरी में। उसके बाद शुरू हुआ था क्या, सेकेंडरी। उसके बाद सेकेंडरी शुरू हुआ था, सेकेंडरी में क्या गया था, ट्रिकलिंग फिल्टर, RBC, उसके बाद था ASP एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, उसके बाद कौन सा था, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये सब सेकेंडरी में था। उसके बाद सेप्टिक टैंक हो गया, एमओफ टैंक हो गया, सब सेकेंडरी का था। तो इसी का सीक्वेंस पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, स्क्रीनिंग, उसके बाद ग्रिड चेम्बर। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग मेरा इसमें है, ग्रिड चेम्बर ये हो गया, मीन्स फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे। इसके बाद शुरू होता है प्राइमरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दिया, और ट्रिकलिंग फिल्टर सेकेंडरी का है। तो इसके बाद फर्स्ट ये हो गया 4 3 प्राइमरी सेटलिंग टैंक, तो 1 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, मीन्स 4 3 2। ऑप्शन मिला कर देखते हैं, 4 3 2 यहाँ से देखिए मिल रहा है, 4 3 2। तो बाकी एक 5 सबसे लास्ट में जो होगा, एक 5 होगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक का, तो सबसे लास्ट में दैट इज 5, दैट इज सी। सबसे हम लोग याद ये रखना कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वाटर ट्रीटमेंट हो या फिर सीवेज ट्रीटमेंट हो, सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग ही होता है। अगर वाटर ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग के बाद एरेशन होता है, बट सीवेज ट्रीटमेंट पूछ रहा था, सीवेज ट्रीटमेंट में जो स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है, वो ग्रिड चेम्बर होता है, ठीक है। इसके बाद स्कीमिंग होता है, ठीक है। और तीनों जो होता है वो प्रीलिमिनरी में होता है, जो प्रीलिमिनरी होता है उसमें होता है। इसमें 3 स्टेप होता है, पहला जो स्टेप होता है वो प्रीलिमिनरी होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है, इसके बाद सेकेंडरी होता है। तो प्रीलिमिनरी में 3 स्टेप होता है, स्क्रीनिंग हो गया, ग्रिड चेम्बर हो गया, स्कीमिंग हो गया। प्राइमरी में सेडिमेंटेशन और डाइजेशन होता है, सेकेंडरी में टिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, RBC, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सेप्टिक टैंक एंड इमोफ टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पूरा विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पूछ रहा एक्टिवेटेड स्लज, तो एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, एक्टिवेटेड स्लज एरेशन प्रोसेस है, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज जो है, एक्टिवेटेड स्लज जो है वो मेरा एरेशन, एक्टिवेटेड स्लज जो है वो एरेशन प्रोसेस है, वो सही है।
ट्रिकलिंग फिल्टर भी देखें, ये भी एरोबिक है लेकिन अटैच है, ठीक है, ये भी सही है, एरोबिक और अटैच है। ऑक्सीडेशन डिच भी एरोबिक प्रोसेस है लेकिन अलग लिखा हुआ, दैट इज ये मेरा गलत है। तो चैनल ग्रिड चेम्बर प्रोपोर्शनल बियर, चैनल ग्रिड चेम्बर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है बियर का, ये भी सही है। मिस्टर डी मेरा, सी मेरा गलत। ऑक्सीडेशन डिच जो होता है वो एरोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है, और सस्पेंडेड होता है। ऑक्सीडेशन डिच जो है एरोबिक प्रोसेस है और सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड एरोबिक प्रोसेस है, दैट इज सी मेरा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेन गैसेस लिबरेटेड फ्रॉम द एनएरोबिक स्लज डाइजेशन टैंक, बोल रहा है कि एक एनएरोबिक स्लज डाइजेशन टैंक है जिसमें से कौन सा गैस जो है, दो इंपॉर्टेंट गैस कौन सा लिबरेट करेगा वो पूछ रहा है। तो एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसको निकलता है इसमें से एनएरोबिक में से, दैट इज बेस का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज पार्शियल फिल्म, पार्शियल फिल्म किस में रहता है, तो पार्शियल फिल्म जो में रहता है ग्रिड चेम्बर में रहता है। पार्शियल फिल्म किस में रहता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो पार्शियल फिल्म होता है किस में होता है, वो ग्रिड चेम्बर में होता है। ग्रिड चेम्बर कहाँ यूज करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद का जो स्टेप है उसमें ग्रिड चेम्बर यूज होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है या रिटेंशन पीरियड जो होता है वो 1 से लेकर के 3 मिनट होता है। इसका जो वेलोसिटी होता है इसमें 0.3 मीटर पर सेकंड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रिड चैम्बर का जो डिटेंशन टाइम होता है वो 1 से लेकर के 3 मिनट होता है, और इसका जो वेलोसिटी होता है 0.3 मीटर पर सेकंड होता है, इसमें जो वेलोसिटी होता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 से 3 मिनट और 0.3 मीटर पर सेकंड ग्रिड चैम्बर का जो वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट इन द एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस है। एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस इसी को एएसपी बोल रहे थे, एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस काफ़ी तो बोल रहा है एक एरोबिक प्रोसेस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कौन कम इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न स्लज फ्रॉम द सेकेंडरी सेटिंग टैंक, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर आगे देखते हैं, एडुकेट एरेशन इन द बायोलॉजिकल रिएक्टर सो एज टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये तो सही है। प्रॉपर फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एफएम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ रिटर्न स्लज टू बी लेस देन 200, जो लेस इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है वो कम होता है 200 से, ये जो है वो गलत है, मीन जो लेस इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 295 क्या कर रहा है, द फ्लोइंग जोन आर फॉर्म इन द पोल्यूटेड रिवर, तो पहले भी आया था पोल्यूटेड रिवर में। तो 4 जोन होता है, क्लियर वाटर, एक्टिवेटेड डिकम्पोजिशन, रिकवरी एंड पोल्यूशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसमें एक इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये जो होता है ये होता है क्लियर वाटर कह सकते हैं, मीन्स 100% सेचुरेशन रहता है, डिजोल्व ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये होता है 40% पे, इसी 40% पे है। और यहाँ पर जो होता है वो ये जो होता है डिग्रेडेशन शुरू होता है 40% पे, ये 0% पे होता है एक्टिवेटेड एक्टिव डिकम्पोजिशन, ये होता है रिकवरी, ये होता है क्लियर वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से रिकवरी, ये एक्टिव डिकम्पोजिशन, और ये हो गया डिग्रेडेशन 40% पे, ये 40% पे हो गया, 0% पे, 40% पे, 100% पे क्लियर वाटर। तो सबसे पहला जो होता है डिग्रेडेशन शुरू होता है, इसी को बोलते हैं जोनो पोल्यूशन सबसे पहला स्टेप होता है। इधर से अगर देखा जाए यहाँ पे होता है जोनो पोल्यूशन या डिग्रेडेशन, उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है तो एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है 0% पे, 40% डिजोल्व ऑक्सीजन यहाँ पे होता है 0%, फिर 40% पे क्या होगा, रिकवरी, ठीक है, जोन ऑफ रिकवरी 40% पे होता है। तो थर्ड स्टेप होता है जोन ऑफ रिकवरी, तो यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, जोन ऑफ पोल्यूशन, दैट इज फर्स्ट स्टेप। जोन ऑफ रिकवरी थर्ड स्टेप हो जाएगा, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन ये मेरा सेकंड स्टेप होगा, और जोन ऑफ क्लियर वाटर फोर्थ स्टेप होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, दैट इज बी। सिंपल हमको याद यही रखना है, इस तरह से बनता है। जो पहला स्टेप होता है डिग्रेडेशन का होता है, जो कि 40% पे डिजोल्व ऑक्सीजन पे होता है। उसके बाद नीचे का जो होता है एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है, कहाँ पे 0% पे। इसके बाद रिकवरी होता है, इसके बाद क्लियर वाटर होता है। तो 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का है, एसिड वाटर SO2CO। तो एसिड वाटर किसके वजह से होता है वो पूछ रहा है, एसिड वाटर। तो एसिड वाटर
SO2 और CO फ्लाई एस। फ्लाई एस कहाँ यूज होता है? थर्मल पावर स्टेशन में तो हम लोग यूज करते हैं। फ्लाई एस कहाँ यूज होता है? फ्लाई एस अगर देखा जाए तो थर्मल पावर स्टेशन, ऑटोमोबाइल, CO से रिलेटेड है, मीन कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिलेटेड है? ऑटोमोबाइल से। अब बच्चा माइनिंग और वोल्कोन्स। तो वोल्कोनस जो होता है वो किस में होता है? SO2 का आता है। SO2 के वजह से होता है एसिड रेन जो मेरा हो गया माइनिंग से हो गया, दैट इज 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 4 1 2 3, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोसोल। एरोसोल क्या है? एरोसोल जो होता है स्मॉल सॉलिड होता है। एरोसोल इज ए कार्बन पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, नहीं कार्बन पार्टिकल नहीं है। डिस्पर्सन ऑफ अ स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन गैसियस मीडिया। गैसियस मीडिया में जो स्मॉल सॉलिड है उसी को बोलते हैं एरोसोल, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर प्रेजेंट इन आर्टेसन एक्विफर। आर्टेसन एक्विफर में जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसका जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है किससे? प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, और ये जो होता है दो इम्प्रीवियस लेयर से घिरा हुआ रहता है। आर्टेसियन एक्विफर जो होता है दो इम्प्रीवियस लेयर से घिरा रहता है। इसका जो प्रेशर होता है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। आर्टेसियन एक्विफर जो बोले दो इम्प्रीवियस लेयर से इसका जो वाटर वो घिरा रहता है, और इसका जो प्रेशर है वो ग्रेटर होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। वाटर प्रेजेंट इन आर्टेसियन एक्विफर इज यूजुअली एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेट होता है 0.5 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा कुछ नहीं है, एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एबव हो सकता है, इससे ज़्यादा होता है। जो प्रेशर होता है आर्टेसियन का वो ग्रेटर होता है किससे? PATM से, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। डी मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 299 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? द डेली पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर अपेरेंटली इंक्रीज। अब बोल रहा है कि डेली पर कैपिटा जो यूज है वाटर का वो इंक्रीज करना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हायर द स्टैंडर्ड लिविंग पीपुल। हाँ, अगर हायर लिविंग कर दिया जाए स्टैंडर्ड पीपुल का तो पर कैपिटा बढ़ जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सीवेज इन द सिटी। अगर सीवेज आ गया तो जिसकी वजह से क्या होगा? तो भी सीवेज आ गया, अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज इन द सिटी, इससे भी बढ़ जाएगा। मीटरिंग वाटर, मीटरिंग अगर मीटर सिस्टम कर दिया जाए तो वाटर का जो यूज है वो ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि हर कोई इसको कम यूज करेगा, जितना यूज रहेगा उतना ही करेगा। जो बेस्ट है, जो लॉसेस है वो मेरा से होगा, लॉसेस नहीं होगा मीटर सिस्टम लगाने से, इससे घटेगा, मीन्स 3 नहीं होगा। होलसेल एंड प्रोबेबिलिटी क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी बढ़ा दिया जाए तो यूज बढ़ जाएगा, ये भी इससे ही इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब मीटर सिस्टम लगाएंगे तो इससे घटेगा, बाकी से मेरा इंक्रीज करेगा। तो इसमें पूछ रहा था इंक्रीज, 1 2 सही है और 4 सही है, मीन्स 3 गलत है। देख लेते हैं इसमें 3 किस में नहीं है, 3 किस में नहीं है तो 2, क्योंकि मीटर सिस्टम जब भी लगेगा तो मेरा वाटर का जो यूज है वो घट जाता है। दैट इज डी मेरा करेक्ट हो गया। 300 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और मैचिंग का। मैचिंग में देखते हैं क्या पूछ रहा है। मैचिंग का क्वेश्चन है, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में मिला लेते हैं, मैचिंग का तो मैच नहीं हो रहा। मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक वो देखना पड़ेगा इसमें। इंक्रिस्टेशन ऑफ फिल्टर सैंड मीडिया। इंक्रिस्टेशन ऑफ फिल्टर सैंड मीडिया जो होता है क्या यूज होता है वो देखते हैं। इंक्रिस्टेशन ऑफ फिल्टर सैंड मीडिया, एयर बर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव हेड। डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव हेड जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव हेड कब होता है? तो सबसे पहले तो इसमें मिलाते हैं कंप्रेस्ड एयर स्कोरिंग फॉर अबाउट 4 मिनट एट द टाइम ऑफ बैक बासिंग इन द एनुअल सरफेस रैंकिंग। एनुअल रैंकिंग में होता है तो इसमें ये होता है, ये तो नहीं है। तो ए का जो मेरा आंसर है, बासिंग द फिल्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर ओकेजनली अगर करते हैं तो इंक्रिस्टेशन ऑफ फिल्टर मीडिया इसको यूज कर सकते हैं। बासिंग ऑफ फिल्टर, ठीक है, बासिंग ऑफ फिल्टर विथ सोडियम, दैट इज इसका 2 हो जाएगा। एयर बाइंडिंग, इसका ऑप्शन देखते हैं, एयर बाइंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव हेड थ्रू द बैक बासिंग विथ साल्ट सोल्यूशन आफ्टर द सॉकिंग ऑफ द फिल्टर, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द filter over operation by about 15 to 20 centimeter as compared to the normal depth, maintaining during the daily operation and more frequent। ये नेगेटिव हेड है, बैक बासिंग में ये नेगेटिव हेड है क्या? तो यहाँ से कह सकते हैं एयर बर्निंग फिनोमेना, इसी से डेवलप होता है एयर बर्निंग फिनोमेना। तो कह सकते हैं कि मेरा बी का मेरा 4 हो गया। सी का देखते हैं क्या, मड बॉल फॉर्मेशन। मड बॉल फॉर्मेशन कब होता है? मड बॉल फॉर्मेशन कब होता है? तो बासिंग ऑफ फिल्टर, बैक बासिंग के टाइम पर मड बॉल फॉर्मेशन होता है। मड बॉल फॉर्मेशन कब होता है? थ्रू बैक बासिंग विथ साल्ट सोल्यूशन आफ्टर सॉकिंग ऑफ द फिल्टर, दैट इज मड बॉल फॉर्मेशन होगा। सी का 3 होगा। स्लाइम ग्रोथ ऑफ फिल्टर, स्लाइम ग्रोथ कब होगा?
तो सलाम ग्रुप एक बच्चा, कंप्रेस्ड एयर स्कोरिंग फॉर अबाउट 4 मिनट एट द टाइम ऑफ बैक वाशिंग, इसको कह सकते हैं। इस तरह से आंसर मेरा 1 का 2 हो गया, बी का मेरा 4 हो गया, और सी का 3 हो गया था, और डी का मेरा 1 हो गया। 2 4 3 1 2 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन द प्लॉट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन वर्सेस क्लोरीन डोज। जो ग्राफ दिया हुआ है, ये रेसिडुअल क्लोरीन है और क्लोरीन अप्लाइड है, ठीक है। तो दोनों में ग्राफ दिया हुआ, तो पूछ क्या रहा है वो, इन द प्लॉट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन वर्सेस क्लोरीन डोज अप्लाइड ऑन फिगर द कर्व विल नॉट हैव एनी 0 पॉइंट बिकॉज 0 मीन्स ओरिजिन से नहीं पास करा है, इसका क्या रीज़न है वो पूछ रहा है। तो 0 रीजन नहीं है इसका, उसका मेन रीजन क्या है, ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है इसमें। क्लोरीन स्केप इनटू एटमॉस्फेयर, स्केप करा है एटमॉस्फेयर से, ये नहीं है। क्लोरीन रिक्वायर्ड सम कॉन्टैक्ट टाइम, क्लोरीन रिक्वायर्स सम कॉन्टैक्ट टाइम अगर इसको दिया जाए तो कर सकता नहीं। क्लोरीन इज कंज्यूम्ड फॉर डिसइंफेक्शन, हाँ डिसइंफेक्शन में कंज्यूम कर लिया गया है क्लोरीन को, इसलिए इसमें ओरिजिन से या फिर 0 पॉइंट नहीं आ रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इक्वल्स और एक्सीड टोटल हार्डनेस, ऑल ऑफ द हार्डनेस क्या होगा। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अगर टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में जो मिनिमम रहता है, जो मिनिमम वैल्यू है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। तो यही बोल रहा है, इफ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी और वाटर इक्वल और एक्सीड, ये एक्सीड कर रहा है किससे, टोटल हार्डनेस से। अल्कलिनिटी जो है मेरा यहाँ पर दिखा रहा है कि अल्कलिनिटी जो है वो ग्रेटर है किससे, टोटल हार्डनेस से, ठीक है। अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इक्वल और एक्सीड द टोटल हार्डनेस, तो ऑल ऑफ द हार्डनेस क्या होगा। अगर अल्कलिनिटी जो ग्रेटर हो गया हार्डनेस टोटल हार्डनेस से, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन हो गया, इसमें टोटल हार्डनेस मिनिमम हो गया। तो हम लोग क्या जानते थे कि टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में जो मिनिमम रहता है वही होता है कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस बराबर क्या होगा, इसमें जो मिनिमम है जो एक्सीड कर रहा है अल्कलिनिटी, मीन्स अल्कलिनिटी ज़्यादा है, तो मिनिमम कौन हो गया, टोटल हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल हार्डनेस। तो यही पूछ रहा है इसमें, ऑल ऑफ द हार्डनेस। तो ऑल ऑफ हार्डनेस कौन सा होगा इसमें, तो ऑल ऑफ हार्डनेस कौन सा हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि यहाँ पे टोटल हार्डनेस मिनिमम था, टोटल हार्डनेस मिनिमम था अल्कलिनिटी से, तो कार्बोनेट हार्डनेस जो बराबर हो गया टोटल हार्डनेस से, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 303 नंबर क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको देखना है। सम अमाउंट ऑफ क्लोराइड इज अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर, कुछ अमाउंट जो होता है क्लोरीन का, क्लोराइड का, वो ड्रिंकिंग वाटर में अलाउड रहता है, इसका क्या वजह है। इट हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया, क्या यह बैक्टीरिया को मारता है, इसके लिए इसको छोड़ा जाता है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड ऐड टू द टेस्ट, मतलब जो वाटर में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड जो है ऐड किया जाता है, इसके लिए जो टेस्ट के लिए ऐड नहीं किया जाता है, इसको पूरा सफिशिएंटली नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली वो नहीं होता है पूरा निकालना, इस वजह से इसको छोड़ दिया जाता है। और ये हार्मफुल नहीं होता है, मीन्स इट इज़ नॉट इंजरियस फॉर ह्यूमन हेल्थ, मीन्स ये इंजरियस नहीं होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, इसलिए भी इसको इस वजह से भी इसको पूरा नहीं किया जाता है। और नॉट इकोनॉमिकल, पूरा रिमूव करने के लिए इकोनॉमिकल नहीं है, इसके वजह से भी इसको छोड़ दिया जाता है। और ये हेल्प करता है क्लीन बैक्टीरिया में, बट इसको ऐड नहीं किया जाता है, मीन्स परमानेंटली इसको ऐड नहीं किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर में जो थोड़ा क्लोराइड जो होता है सम अमाउंट ऑफ छोड़ दिया जाता है, इसका क्या वजह है, क्लीन द बैक्टीरिया सही हो सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐड नहीं कर सकते हैं, नॉट इंजीरियस रहता है हेल्थ के लिए, इसलिए भी इसको छोड़ दिया जाता है। और नॉट इकोनॉमिकली रिमूव, इसको इकोनॉमिकली रिमूव करना इकोनॉमिकली नहीं है, इस वजह से भी इसको छोड़ दिया जाता है। इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा 303 नंबर का जो आंसर हो गया वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट इसको ऐड नहीं करते, मीन्स 3 2 नहीं हो सकता, तो 2 को छोड़कर बाकी सब हो जाएगा। आंसर देखते हैं, 2 को छोड़ करके बाकी सब कौन में होगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो नहीं होगा, मतलब 3, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कॉमनली यूज्ड है हैंडपम्प में कौन सा यूज होता है, कॉमनली यूज हैंडपम्प, तो हैंडपम्प जो यूज होता है उसमें कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सॉरी रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है हाई हेड और लो डिस्चार्ज होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है हाई हेड होता है और डिस्चार्ज लो होता है। यहीं अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो डिस्चार्ज होता है हाई होता है और हेड जो होता है वो लो होता है। तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है
लो हेड का होता है और हाई डिस्चार्ज होता है। और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है हाई हेड होता है और लो हाई हेड होता है और लो डिस्चार्ज होता है। तो जो कॉमनली यूज हैंड पंप होता है वो कौन सा होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप। जो हमेशा ज़्यादा यूज करते हैं जो हैंड पंप के लिए वो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है? मैचिंग का है। मैचिंग में क्या दिया हुआ है? मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑफ मॉडरेट साइज, आर्चिमेडन स्कीड टाइप पंप, सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पंप। इस अलग अलग टाइप का पंप दिया हुआ है, इसमें मैचिंग करना है कौन किस में होगा। तो इसको देखते हैं चारों ऑप्शन को। द मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन सा होगा? हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज तो किस में होता है? ये तो सेंट्रीफ्यूगल से ये रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है। अभी हम लोग देखें जो हाई हेड जो होता है, इसलिए यहाँ पे जो हाई हेड है मीन्स हेड हाई है और डिस्चार्ज लो है, तो ये किस में होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पंप इसमें दिया हुआ मीन्स सी का एक मेरा हो जाएगा, यहाँ से आंसर देख सकते हैं। उसके बाद लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज। लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज किस में होता है? वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में नहीं होगा, तो इसी में अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं है तो उसकी जगह पर एक्सेल फ्लो प्रोपेबल पंप ये हो सकता है, जिसमें मेरा डिस्चार्ज या वो लो होता है एंड लार्ज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जो होता है ज़्यादा होता है मीन्स हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप या प्रोपेलर पंप मीन्स मेरा डी का 2 हो गया। तो और मल्टी स्टेज होता है, मल्टी स्टेज हाई हेड एंड मॉडरेट डिस्चार्ज। जो पूछ रहा है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑफ मॉडरेट साइज, मॉडरेट साइज का है तो इसको जो होगा हाई हेड होगा एंड मॉडरेट डिस्चार्ज। मॉडरेट साइज का है तो मॉडरेट डिस्चार्ज। तो ए का 3, तो इस तरह से कह सकते हैं ए का 3, सी का 1, डी का मेरा कौन सा आ गया था? सेंट्रीफ्यूगल में आ गया था। तो लो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए होता है क्या? लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, दैट इज 2। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है? हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, दैट इज 1। तो इसका बच गया, तो इसका 4 होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 3 4 1 2 किस में दिया हुआ है? 3 4 1 2 दैट इज बी। सिंपल याद रखना, 2 भी याद रहेगा तो बहुत है। अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसे ही आएगा तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो हेड होता है वो हाई होता है और डिस्चार्ज होता है वो कम होता है। यह अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप या प्रोपेलर पंप का देखा जाए, सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर देखा जाए तो जो हेड होता है इसका वो लो होता है और डिस्चार्ज होता है हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ। सर्विस कनेक्शन अभी हम लोग पीछे भी देखे थे। अगर किसी रिजर्वायर से अगर पानी का सप्लाई होता है किसी हाउस में, अगर किसी रिजर्वायर से मान लीजिए रिजर्वायर है और किसी हाउस में हम पानी का सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है? तो उसमें पहला जो होता है वो होता है फेरल, यहाँ पे लगता है वो फेरल इसको बोलते हैं। इसके बाद नेक होता है और सबसे लास्ट में जो होता है मीटर सिस्टम होता है। जो मीटर होता है वो हाउस के बाहर में लगाया जाता है, तो मीटर सबसे लास्ट में होगा। तो इसी तरह से देख रहे तो सबसे पहले फेरल होगा, तो सबसे पहले फेरल ये हो गया, एक हो गया। इसके बाद जो नेक होता है, स्टॉप कॉक नहीं होगा, चेक वाल्व एंड ग्रोस नेक। स्टॉप कॉक एंड ग्रोस नेक, मीटर सबसे लास्ट में इसी का, लेकिन स्लूज बॉल पहले नहीं होगा इसमें। और स्टॉप कॉक मीटर बीच में है, ये भी नहीं होगा, तो मीन्स ये नहीं होगा, बच्चा ये दोनों। फेरल होगा, फेरल के बाद कौन सा होगा? तो फेरल के बाद स्टॉप कॉक एंड ग्रूस नेक। चेक वाल्व इसमें नहीं होता। चेक वाल्व कोई रिफ्लेक्स वाल्व कहते हैं जो वन डायरेक्शन फ्लो के लिए होता है, यूज होता है। तो चेक वाल्व इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि सबसे पहला जो मेरा होगा फेरल होगा, फिर स्टॉप कॉक होगा, फिर ग्रूस नेक होगा, इसके बाद मीटर होता है। इस तरह से मेरा ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा था। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर रूरल वाटर में पूछ रहा है। रूरल वाटर जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए ज़रूरी है। रूरल वाटर में कर रहे हैं तो रूरल वाटर जो होता है उसको लार्ज वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मीन्स रूरल में, अर्बन में लार्ज होता है बट रूरल में कम होता है। मीन्स फिल्ट्रेशन के लिए अगर यूज़ किया जाए तो रूरल एरिया में जो फिल्ट्रेशन यूज होता है, जो फिल्टर यूज होता है वो स्लो सैंड फिल्टर यूज होता है। ठीक है, अर्बन में अगर यूज करना रहा है तो वहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें प्रोसेस कौन सा होता है? तो सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाता है, उसके बाद एरेशन किया जाता है, इसके बाद कोगुलेशन फ्लुकुलेशन किया जाता है, इसके बाद कौन सा होता है? सेडिमेंटेशन होता है, इसके बाद कौन सा होता है? फिल्ट्रेशन होता है, इसके बाद डिसइंफेक्शन होता है। सबसे लास्ट स्टेप मेरा डिसइंफेक्शन का होगा। तो यही याद रखना है सबसे सीक्वेंस में, पहले स्क्रीनिंग, उसके बाद एरेशन, इसके बाद कोगुलेशन फ्लुकुलेशन, इसके बाद सेडिमेंटेशन, इसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद जस्ट होता है फिल्ट्रेशन, उसके बाद डिसइंफेक्शन सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। उससे पहले होता है फिल्ट्रेशन में स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर या प्रेशर फिल्टर यूज करते हैं। डिसइंफेक्शन किससे क्या होता है? क्लोनेशन होता है, जो नेशन होता है, बहुत सा प्रोसेस है डिसइंफेक्शन का। सेडिमेंटेशन के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस लगाते हैं। कोगुलेशन फ्लुकुलेशन में कोगुलेंट यूज किया जाता है जिससे कि
कोगुलेंट यूज होता है जिससे इसका कोगुलेशन प्रोसेस किया जाता है, दैट इज एलएम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोगुलेंट है। एरेशन एयर प्रोसेस किया जाता है जिससे H2A गैस एंड डिजोल्व आयरन एंड मैग्नीशियम रिमूव किया जाता है एरेशन प्रोसेस से। स्क्रीनिंग में जो होता है, स्क्रीनिंग में लार्ज फ्लोटिंग बॉडीज को रिमूव किया जाता है। लास्ट प्रोसेस होता है और डिसइंफेक्शन का होता है। डिसइंफेक्शन जो लास्ट प्रोसेस होता है, डिसइंफेक्शन लास्ट प्रोसेस में क्लोरिनेशन करते हैं, ओजिनेशन करते हैं, अलग अलग प्रोसेस होता है। जो पहला स्टेप हम लोग का क्या देखें वो होता है स्क्रीनिंग, इसके बाद का स्टेप देखें एरेशन, इसके बाद का देखें कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, इसके बाद का जो स्टेप है वो हो गया मेरा सेडिमेंटेशन, इसके बाद का जो स्टेप है वो हो गया फिल्ट्रेशन, और लास्ट प्रोसेस है वो डिसइंफेक्शन हो गया। तो यही पूछ रहा है इसमें कि सीक्वेंस कौन सा होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो क्लोरिनेशन सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन देखते हैं यहाँ से अब, क्लोरिनेशन सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, ये होगा नहीं। कोगुलेशन हो सकता है क्योंकि कोगुलेशन फ्लोकुलेशन हो, तो उसके बाद सेडिमेंटेशन, फिर स्लो सैंड फिल्टर, फिर कोगुलेशन। देखो ये सही दिया हुआ, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन हो गया, फिर सेडिमेंटेशन हो गया, उसके बाद स्लो सैंड फिल्टर। ये जब रूरल एरिया में कर रहे हैं तो वाटर का डिमांड जो होता है वो कम होता है, इसलिए स्लो सैंड फिल्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया, इसके बाद का जो प्रोसेस हो गया वो क्लोरिनेशन मीन्स डिसइंफेक्शन लास्ट प्रोसेस हो गया। तो ये मेरा सही कर रहा है, मीन्स क्लोरिनेशन फ्लोकुलेशन हो गया, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, और सबसे लास्ट प्रोसेस हो गया डिसइंफेक्शन। ये कह सकते हैं कि सही है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एंड प्रेशर फिल्टर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि रूरल एरिया में कर रहे हैं, इसलिए ये यूज नहीं करेंगे। एरेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, स्लो सैंड फिल्टर, एरेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, स्लो सैंड फिल्टर, और क्लोरिनेशन ये भी कर सकते हैं। एरेशन है लेकिन यहाँ पे कोगुलेशन मस्ट है क्योंकि कोगुलेशन करना जरूरी है, इसलिए जो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हो गया वो मेरा बी हो गया। तो सबसे बेसिक इसमें यही याद रखना था कि सबसे पहले जो होता है स्क्रीनिंग होता है वाटर ट्रीटमेंट में, उसके बाद एरेशन होता है, इसके बाद कोगुलेशन फ्लोकुलेशन करते हैं, इसके बाद का जो स्टेप होता है सेडिमेंटेशन होता है, इसके बाद का जो स्टेप होता है वो फिल्ट्रेशन होता है, और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है डिसइंफेक्शन होता है। यही प्रोसेस एक सर्किल याद रखना है सीवेज ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में पूछ रहा है क्या, वाटर नीडेड, पहला में दिया हुआ प्रोडक्शन कंपनी दिया हुआ, प्रोडक्शन दिया हुआ, वाटर नीडेड पूछ रहा है कितना वाटर नीड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ, ऑटोमोबाइल पर व्हीकल दिया हुआ, तो पर व्हीकल में कितना होता है 40 यूनिट में दिया हुआ, वाटर नीडेड इन किलोलीटर यूनिट पर डे, मतलब पर डे कितना होगा पर व्हीकल। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें होगा पेपर जो पर टन में है, पेपर को अगर देखा जाए तो पेपर में सबसे ज़्यादा वाटर का नीड होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो पेपर में कितना हो जाएगा, पेपर में 200 से 400, और इसके बाद लेदर में सबसे कम होगा, मीन्स बी का सबसे कम में 4 हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में 40 पर व्हीकल दिया हुआ इसलिए 40 कह सकते हैं, 40 लीटर हो गया पर व्हीकल में। तो एक का मेरा 40 लीटर, एक का 3 दिया हुआ आंसर में, ठीक है। लेदर में सबसे कम होता है दैट इज 4 लीटर, ठीक है। 100 kg में पूछ रहा था, दैट इज लेदर में 4 सबसे ज़्यादा मेरा जो होता है, और पेपर में होता है, पेपर के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, मीन्स पेपर के लिए 200 से 400 सबसे ज़्यादा हो गया। मीन्स सी का 5 दिया हुआ, बी का 2 दिया हुआ, और डी का मेरा D1। इस तरह से मैच कर सकते हैं मेरा कि ए का मेरा हो गया 3, ऑटोमोबाइल में 40 लीटर, लेदर में कम होता है मीन्स 4, तो यहाँ पर हो गया 2, पेपर में सबसे ज़्यादा, पेपर में दिया सबसे ज़्यादा 200 से 400 मतलब 5, 3 2 5 1, 3 2 5 1 किस में दिया हुआ 3 2 5, दैट इज ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट देख रहा है, वेंटिलेशन ऑफ सीवर लाइन इज नेसेसरी टू, जो वेंटिलेशन है वो सीवर लाइन का इज नेसेसरी है, किसके लिए जरूरी होता है वेंटिलेशन, तो अवॉइड बिल्डिंग अप ऑफ द सीवर गैसेज, अवॉइड करके नहीं बिल्डिंग अप द सीवर गैसेज के लिए, ठीक है। इंश्योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द वेस्ट वाटर सरफेस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये बताता है, ये भी सही है। इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सीवर मेंटेनेंस में ये यूज होता है, दैट इज ये भी सही है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वेंटिलेशन को जो प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए नेसेसरी होता है, वो तीनों स्टेप इसका सही है। इस तरह से इसका आंसर 1 2 3 तीनों होना चाहिए, अच्छा 1 2 3, अच्छा 4 भी है। प्रोवाइड ऑक्सीडेशन फैसिलिटी इन द सीवेज, प्रोवाइड ऑक्सीडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। जो वेंटिलेशन है वो ऑक्सीडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इस तरह से 1 2 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है 10 नंबर, फॉर ए कॉलोनी 10,000 पर्सन हैविंग सीवेज फ्लो रेट दिया हुआ 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, BOD ऑफ अप्लाइड सीवेज इज 300 mg per liter, and the organic loading of
300 kg पर डे पर हेक्टेयर। तो एरिया ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग द सीवेज, एरिया पूछ रहा है कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम निकाल लेंगे कितना होगा। तो 10,000 पर्सन है और 200 लीटर पर कैपिटा पर डे दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया वॉल्यूम इसका देखा जाए तो वो 10,000 इंटू 200, ये किस में आ जाएगा 10,000 इंटू 200, ये पर पर्सन हो गया ये लीटर पर डे, मीन्स इतना वॉल्यूम हो गया। और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे मल्टीप्लाई कर देना इसमें वेट से, मीन्स केजी पर डे पर हेक्टेयर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 300 में जी, मतलब केजी कितना ज़रूरत पड़ेगा इसमें, तो ऑर्गेनिक का तो वो निकालते हैं। तो सबसे पहला जो एरिया निकाल रहे हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 200 इंटू मल्टीप्लाई बाई 300 में जी पर लीटर, तो लीटर से लीटर कर गया, मीन्स हो जाएगा ये mg में। तो इसको हम लोग किलो न्यूटन में चेंज करेंगे या केजी में चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करते हैं तो टोटल जो आ रहा है कुछ फ्रेश में देखते हैं। तो यहाँ पे जो आ रहा है एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10,000 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए दो, तो लीटर में हो गया, ये हो गया मेरा डायमेंशन लीटर पर mg में, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 300, और ये जो मेरा आ गया mg में, इसको kg में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कितना था मेरा एरिया निकालने के लिए, तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कितना था 300 kg पर डे पर हेक्टेयर था। तो यहाँ से हो गया kg पर डे पर हेक्टेयर, तो टोटल जो आ जाएगा डायमेंशन वो हेक्टेयर में आ जाएगा। तो 300 से 300 कैंसिल हो गया और 4 2 6 0, 4 2 6, 6 से 6 कैसे बच गया 2, मीन्स एरिया जो आ गया मेरा एरिया इज इक्वल टू 2 हेक्टेयर। ठीक है, कुछ नहीं करना था। ऊपर जो एरिया निकालने के लिए क्या करना, डायमेंशन सिर्फ चेक करना, डायमेंशन जो नीचे हो गया, नीचे जो दिया हुआ था 300 kg पर डे पर हेक्टेयर दिया हुआ था, ऊपर में हम लोग भी इसी फॉर्म में ला दिए। तो 10,000 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिए 3, तो ये mg में था तो इसको kg में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल मेरा जो आ रहा है 2 हेक्टेयर आ रहा है। ठीक है, दैट इज इसका जो आंसर हो गया 2 हेक्टेयर आ गया। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। दिया हुआ सेकंड स्टेज ऑफ बीओडी, उस सेकंड स्टेज कौन सा होगा बीओडी की, फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज जो होता है कार्बोनिफेरस होता है, दूसरा जो होता है नाइट्रोजीनियस होता है। दो स्टेप होता है बीओडी में, पहला कार्बोनेशियस होता है और दूसरा जो स्टेप होता है और नाइट्रोजीनियस होता है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, जो पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, द सेकंड स्टेज ऑफ बीओडी एज शोन इन फिगर, एक्सपेरिमेंटल एरर, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन डिमांड। हाँ, सेकंड जो होता है नाइट्रिफिकेशन अभी बोले कि नाइट्रोजीनियस होता है, और फर्स्ट जो होता है कार्बोनेनियस होता है और नाइट्रोजनियस होता है, कार्बोनेनियस होता है और नाइट्रोजनियस होता है, मीन्स कार्बन से लिया और नाइट्रोजन के लिए। तो जो पहला स्टेज हो गया वो कार्बन से रिलेटेड होता है, दूसरा होता है नाइट्रोजन का, तो दूसरा हो गया वो नाइट्रिफिकेशन डिमांड हो गया, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ प्रोपोर्शनल बियर को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, द पर्पस ऑफ प्रोपोर्शनल बियर एट द इफ्लुएंट एंड ऑफ ए चैनल टाइप ग्रिट रिमूवल में जो पर्पस होता है प्रोपोर्शनल बियर का, उसका क्या होता है। तो प्रोपोर्शनल जो होता है मेन जो प्रोपोर्शनल बियर यूज करते हैं ताकि वेलोसिटी जो मेरा है वो कांस्टेंट रह सके, टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी हो जाए ग्रिड चेंबर का जो मेंटेन कांस्टेंट रह जाता है। हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रिड जो रिमूवल जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है 0.3 मीटर पर सेकंड। मिनिमम जो होता है ग्रिड चेंबर का जो टाइम रिटेंशन टाइम होता है वो कितना होता है 1 से 3 मिनट और 0.3 मीटर पर सेकंड इसका जो वेलोसिटी होता है। तो यही बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल बियर को हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, या पर्पस क्या होता है प्रोपोर्शनल बियर का। तो प्रोपोर्शनल बियर का जो पर्पस होता है वो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन रखना। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइड इजी पासेज ऑफ द सॉल्ट, इजी पासेज के लिए नहीं होता है, मेजर द रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए होता है, कीप द डेप्थ ऑफ फ्लो इन द चैनल, कीप द डेप्थ ऑफ फ्लो इन द चैनल एबव द सटान वैल्यू, किसी कांस्टेंट वैल्यू पर डेप्थ को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है, नहीं ये भी नहीं होता। मेंटेन द कांस्टेंट मीन वेलोसिटी इन द चैनल, हाँ ये वेलोसिटी को वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल बियर का यूज करते हैं, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, द ट्रैप यूज फॉर द बाटर क्लोसेट में कौन सा ट्रैप यूज करते हैं, तो बाटर क्लोसेट में हम लोग पी ट्रैप यूज करते हैं, बाटर क्लोसेट में कौन सा यूज करते हैं पी ट्रैप यूज करते हैं, तो पी ट्रैप यूज करते हैं बाटर क्लोसेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सर्कुलर सीवर दिया हुआ डायमीटर 1 मीटर कैरीज स्टोन वाटर टू डेप्थ 0.75 मीटर, देन द हाइड्रोलिक रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 2,
बोल रहा है कि सर्कुलर सीवर है, डायमीटर दिया हुआ 1 मीटर, कैरीज स्टॉर्म वाटर, इसमें स्टॉर्म वाटर जा रहा है तो डेप्थ ऑफ 0.75 मीटर। हाइड्रोलिक मीन रेडियस पूछ रहा है कि कितना होगा। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है, एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर, ये होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस। तो पूछ रहा है 70.75 मीटर पे जब डेप्थ ऑफ फ्लो जो है सीवर पाइप फ्लो में या सीवर में, तो उस समय हाइड्रोलिक मीन रेडियस का वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस हम लोग क्या जानते हैं, एरिया बाई पी जानते हैं, ठीक है, एरिया बाई पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो पहला देखते हैं, अगर फुल है, अगर फुल डायमीटर मतलब अगर मेरा फ्लो फुल है सीवर में, फुल फ्लो पे जा रहा है, फुल फ्लो पे जा रहा है, तो जो रेशियो होता है जो फुल फ्लो पे जा रहा है, तो एरिया का जो वेलोसिटी सॉरी आर का जो वैल्यू निकालेंगे एरिया बाई पेरीमीटर, तो एरिया कितना हो गया फुल में पाई/4 डी स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो जाता है पाई इंटू डी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डबल किया d/4। तो कह सकते हैं इसमें क्या कि जब मेरा फुल है, फुल फ्लो कर रहा है, जब फुल फ्लो कर रहा है, जब फुल फ्लो कर रहा है, इस समय मेरा कितना हो रहा है, जब फ्लो फुल है, जब फ्लो फुल है, तो जो मेरा आर का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया d/4 हो गया। डी मेरा कितना दिया हुआ था 1/4, दैट इज 0.25। तो ये क्या आ गया यहाँ से आंसर मेरा, आर का जो वैल्यू आ गया 0.25 आ गया, 0.25 हो गया तब जब ये फुल फ्लो है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है जब जो डेप्थ ऑफ फ्लो जो है 0.75 मीटर है तब, तो हम लोग जब डेप्थ ऑफ फ्लो जो होता है मतलब फ्लो डेप्थ जो है जब 75.75 मीटर है, तो उस समय जो रेशियो होता है मीन्स आर डस डिवाइड बाई आर, मीन्स आर डस एट 3/4 मीन्स 0.75, और फुल पे जो रेशियो होता है 1.2 रेशियो होता है इसका। तो यहाँ से हम आर डस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर डस बराबर कितना हो गया, आर डस इज इक्वल टू 1.2 इंटू आर फुल पे, ठीक है। तो आर फुल मेरा कितना आ गया था, आर फुल मेरा आ गया था 0.25। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से आ रहा है 0.30। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आर फुल का निकाल देना है। आर जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो गया जब फुल फ्लो है उस समय कितना आ गया, तो d/4 आ गया। d/4 बोले तो 1/4, क्योंकि 1 डायमीटर दिया हुआ था। एक और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आर अगर 3/4 पे है, ठीक है, और रेशियो होता है किसका, आर फुल फ्लो का, दोनों का जो रेशियो होता है 1.2 होता है, ये याद रखना है। आर 3/4 डेप्थ ऑफ फ्लो एंड आर फुल का जो रेशियो होता है 1.2 होता है। तो यहाँ से आर 3/4 का निकाल सकते हैं। आर 3/4 पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर 3/4 पे 1.2 इंटू आर फुल, आर फुल हो गया तो 1.2, आर फुल कितना 1/4, यहाँ से 4 3 मतलब 0.3 आ गया, दैट इज 0.3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कंसीडर, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट। बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट के बीच में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट कौन सा होता है, द पॉइंट हैज symbiotic behavior of the best expression through the algae on one hand and bacteria on the other hand। ये ठीक है, ठीक है। द ऑक्सीजन इन पॉन्ड इज प्रोवाइड बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन होता है पॉन्ड में वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोवाइड होता है, ये भी सही है, ठीक है। द डिटेंशन पीरियड ऑफ बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 और 3 डे। जो डिटेंशन पीरियड होता है, जो डिटेंशन पीरियड जो होता है बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड का, वो कितना 2 से 3 दिन होता है, नहीं 2 से 3 दिन इसका डिटेंशन पीरियड नहीं होता, मीन्स ये गलत है। 1 2 मेरा सही है। चौथा नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, 1 2 सही है, चौथा तो 1 2 अगर सही है तो 1 2 इसी में आ रहा था, मीन्स एक ही ऑप्शन और 3 गलत है। तो स्टेबलाइजेशन पॉइंट का जो डिटेंशन पीरियड होता है 2 और 3 नहीं होता, ठीक है। तो 4 तो ऑटोमेटिक गलत। बैक्टीरिया विच डेवलप इन द पॉन्ड और एरोबिक बैक्टीरिया, जो कुछ बोल रहा है ये कि जो पॉन्ड में जो बैक्टीरिया डेवलप होगा वो सिर्फ एरोबिक होगा, नहीं इसमें अनएरोबिक भी होता है, तो ये भी गलत है। तो 1 और 2 मेरा सही, दैट इज डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या कर रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग में मिलाते हैं क्या कर रहा है मैचिंग का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें ऑप्शन देखते हैं, रेस्पिरेटरी डायस्ट्रेस फॉर लिविंग बीइंग, केमिकल रिएक्शन विथ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के साथ कौन रिएक्शन करता है, हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में होता है, तो केमिकल रिएक्शन विथ हेमोग्लोबिन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है और हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करना, ऑक्सीजन के माध्यम से अंदर जाता है। तो पार्टिकुलर मैटर क्या होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है जो कि विजिबिलिटी में ये दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, ये तो हो गया रिएक्शन विथ होमोग्लोबिन, तो ये हो गया ये रिडक्शन इन विजिबिलिटी,
एन एन एरो एरोजेंस कैरियर मीन्स जो आंख में जो प्रॉब्लम करे वो कौन सा होगा, पार्टिकुलर मैटर। नाइट्रोजन ऑक्साइड देखे थे फोटोकेमिकल स्मॉग, अभी पहले भी देखे थे फोटोकेमिकल स्मॉग में जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जो कौन कौन इफेक्टेड होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जो एटमॉस्फेयर में जो होता है उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है, दैट इज NO2 होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं। एक बच गया सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है रेस्पिरेटरी डायस्ट्रेस डेवलप करता है, दैट इज 1। यहाँ से देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा कौन सा हो गया, हीमोग्लोबिन रिएक्शन, दैट इज 2 हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में पार्टिकुलर मैटर आंख में इफेक्ट करता है, मीन्स विजिबिलिटी, दैट इज 3 हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए होता है, मीन्स फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए कौन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज इसका 4 हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी डायस्ट्रेस डेवलप करता है, दैट इज 1 हो गया। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 4 1 2 3 4 1 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में क्या कर रहा है, इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिल, कंपोस्टिंग, सॉल्वेज सॉर्टिंग। इसमें देखते हैं रिक्वायर्ड पर सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग एंड टर्निंग, लिमिटेड टू स्पेशल बेस्ड एंड सिलेक्टेड मटेरियल। लिमिट स्पेशल बेस्ड के लिए सिलेक्टेड होता है, वो कौन सा होता है, स्पेशल बेस्ड के लिए जो सिलेक्टेड हो, वो बोल रहा है कि जो स्पेशल के लिए हो वो क्या करा, लिमिटेड टू स्पेशल बेस्ड। तो स्पेशल बेस्ड के लिए कौन सा लिमिटेड होता है, तो ये जो होता है स्पेशल के लिए कंपोस्टिंग, साल्वेज बाय सॉर्टिंग जो होता है लिमिटेड होता है वो स्पेशल के लिए, दैट इज 2 इसका हो गया। मटेरियल हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें जो होता है जिसका मतलब जो प्रोसेस है डाइजेस्टिंग का, वो हाई कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वो कौन सा होता है, वो इंसिनरेशन होता है। इंसिनरेशन का जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, दैट इज इसका जो हो गया 3 हो गया। और सैनिटरी लैंडफिल जो होता है वो रेट एंड फ्लाई ब्रीडिंग के लिए होता है। जो फ्लाई है उसके लिए वो कौन सा होता है, रेट एंड फ्लाई ब्रीडिंग के लिए कौन सा होता है, तो सैनिटरी लैंडफिलिंग होता है, दैट इज इसका हो गया 5। इसका सॉरी ट्रैक्टर के लिए होता है, ट्रैक्टर के लिए जो होता है कौन सा, सैनिटरी लैंडफिल, तो बी का मेरा हो गया 4। इंसिनेशन को होता है हाई कॉस्ट के लिए होता है, तो हाई कॉस्ट के लिए कौन सा, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें होता है, दैट इज 3। और कंपोस्टिंग जो होता है सबसे सिंपल होता है, रिक्वायर शॉर्टनिंग, ग्राइंडिंग एंड टर्निंग। कंपोस्टिंग जो हो गया मेरा 1 हो गया। सॉल्वेज बाय शॉर्टनिंग जो हो जाएगा ये लिमिटेड होता है, दैट इज लिमिटेड हो गया, दैट इज तो 3 4 1 2 इसका ऑप्शन रखते हैं, 3 4 1 2 3 4 1 2 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट होता है साउंड प्रेशर दिया हुआ है फॉर ए जेट प्लेन ऑफ द ग्राउंड विथ साउंड प्रेशर 2000 माइक्रो बार में दिया हुआ। तो माइक्रो बार को सबसे पहले माइक्रो ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं, तो एक बार बराबर क्या होता है, एक बार बराबर हम लोग जानते हैं 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर जो हो गया साउंड का वो कितना हो गया, 2000 माइक्रो, सॉरी जो प्रेशर हो गया ये साउंड प्रेशर जो हो गया वो कितना हो गया 2000 माइक्रो कराने, तो बार को 10⁵ बार पास्कल में आ गया माइक्रो पास्कल, ठीक है। और एक फार्मूला होता है इसका निकालने के लिए, क्या होता है साउंड प्रेशर निकालने का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है 20 log बेस 10 PIRMS डिवाइडेड बाई 20 माइक्रो पास्कल, ठीक है। ये वैल्यू प्रेशर मेरा दिया हुआ 2000 माइक्रो बार दिया हुआ, तो 2000 माइक्रो बार को हम लोग चेंज किए तो कितना आ गया 2000 इंटू 10⁵ माइक्रो पास्कल। वहाँ पर माइक्रो पास्कल में यूनिट है तो ऊपर भी माइक्रो पास्कल में डालेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा 20 log बेस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 और 2 20 इंटू 1000 में था तो 3 शून्य लग गया, तो यहाँ 5 200 था ना, 200 दिया हुआ है और बार का 10⁵ आ गया था, 5 इधर से और 2 इधर से 7 हो जाएगा, 10⁵ रह दिए, माइक्रो पास्कल हो गया। नीचे कितना हो गया 20 इंटू माइक्रो पास्कल हो गया। स्क्वायर फ्रेस में अगर देखा जाए जो मेरा फॉर्मूला था वो 20 log P डिवाइड बाई 20 माइक्रो पास्कल होता है, ठीक है। इसका वैल्यू डालते हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 2000 में दिया हुआ था, माइक्रो बार में दिया हुआ था, इसको चेंज करेंगे तो 20 के फॉर्म में करते हैं तो हट गया 2 शून्य यहाँ से बच गया, 5 उधर 7 10⁵7 माइक्रो पास्कल।
यहीं से यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, 20 इंटू लॉग बेस 10, 20 इंटू 10⁵ माइक्रो 5 प्लस 2 7 हो गया, इंटू माइक्रो पास्कल डिवाइड बाई 20 माइक्रो पास्कल। तो ये से ये कैंसिल हो गया, बच गया अंदर में कितना, अंदर जो मेरा बच गया और 20 लॉग बेस 10⁻7। तो इसको जब निकालते हैं तो 7 बाहर लाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 20 लॉग बेस 10 इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो मेरा ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में कितना आ गया 140। तो जो साउंड लेवल जो आ गया मेरा कितना आ गया, साउंड लेवल जो आ गया वो 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 आ गया। तो इसका जो वैल्यू हो गया 7 दूनी 14 140, 140 आ गया। और यूनिट होता है वो डेसीबल में होता है, ठीक है। तो 7 से 2 कितना हो गया इसका आंसर, 7 इंटू 20 मीन्स 140 डेसीबल, दैट इज सी। सिंपल इसमें एक फॉर्मूला यही रखना था, 20 लॉग बेस 10⁻p डिवाइड बाई 20 माइक्रो पास्कल, 20 माइक्रो पास्कल होता है, ठीक है। इसी फार्मूला पे इसको निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोलिंग डिजाइन ऑफ पैरामीटर। क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग डिजाइन पैरामीटर द डिजाइन ऑफ ऑल सेटिंग टैंक। जो सेटिंग टैंक होता है उसमें कंट्रोलिंग डिवाइस कौन सा होता है वो पूछ रहा है। जो कंट्रोलिंग जो होता है, जो कंट्रोलिंग डिजाइन पैरामीटर इन द डिजाइन ऑफ ऑल सेटिंग टैंक, जितना भी सेटिंग टैंक होता है उसमें कंट्रोलिंग पैरामीटर कौन सा होता है, तो रिटेंशन टाइम, ओवरफ्लो रेट, या परसेंटेज रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, या डेथ। तो सबसे जो कंट्रोलिंग डिजाइन में जो पैरामीटर होता है कंट्रोलिंग के लिए वो कौन सा होता है, ओवरफ्लो रेट होता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। जो ओवरफ्लो रेट होता है वो कंट्रोलिंग पैरामीटर होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफएम पूछ रहा है, द एफएम रेशियो इज कंट्रोल इन द एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस बाय एडजस्टिंग द। एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस में एफएम रेशियो को कंट्रोल किससे किया जाता है, तो एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस में एफएम रेशियो जो कंट्रोल किया जाता है वो किससे किया जाता है, और अमाउंट ऑफ स्लैश बेस्टिंग से किया जाता है, अमाउंट ऑफ स्लैश बेस्टिंग, दैट इज सी। करने का मतलब क्वेश्चन ये एफएम रेशियो को कंट्रोल करता है किसमें, एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस हम लोग देखे थे क्या था, ये एक एरोबिक प्रोसेस था, एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस, और सस्पेंडेड था। एरोबिक सस्पेंडेड प्रोसेस है, एरोबिक सस्पेंडेड प्रोसेस है। तो दो तरह का होता है, बायोलॉजिकल है और एरोबिक है और सस्पेंडेड है। ये तीनों वर्ड इसमें याद रखना किसमें, एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस में। और जो इसमें जो कंट्रोलिंग होता है एफएम रेशियो, इसमें वो किसके वजह से होता है, अमाउंट ऑफ स्लैश बेस्टिंग, जितना स्लैश बेस्ट हो रहा है उसके बाद उसके अमाउंट से ही कंट्रोल किया जाता है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस कैन बी रिमूव्ड। जो फास्फोरस है, फास्फोरस जो है किससे रिमूव करते हैं, बेस्ट वाटर बाय। द फास्फोरस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बेस्ट वाटर। जो फास्फोरस है वो कैसे रिमूव किया जाता है वो पूछ रहा था। रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर से फास्फोरस रिमूव होता है नहीं, रैपिड सैंड फिल्टर से तो बैक्टीरिया वगैरह रिमूव होता है। क्लोराइड एडिशन का अगर ऐड करेंगे तो रिमूव होगा नहीं। कार्बन एड्जॉर्प्शन से भी नहीं होगा। फेरिक क्लोराइड एडिशन, अगर फेरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं तो मेरा फास्फोरस रिमूव हो सकता है। तो फास्फोरस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं इसमें, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड डज नॉट प्रोवाइड फ्री क्लोराइड। इसमें जो कंपाउंड है उसमें कौन फ्री क्लोराइड प्रोवाइड नहीं करता है, तो फ्री क्लोराइड कौन सा प्रोवाइड नहीं करेगा, NaCl2, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में क्या कर रहा है, एलम और एल्युमिनियम, एलम या एल्युमिनियम सल्फेट इज वाइडली यूज फॉर द पर्पस ऑफ फेकुलेटिव इन द वाटर ट्रीटमेंट। पहले भी हम लोग देखे थे, जो फ्लोक्लेशन और क्लोरेशन प्रोसेस में जो एलम होता है वो मस्ट कोगुलेंट होता है, इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से मेरा ये सही है। रीजन देखते हैं इसका, इट इज इफेक्टिव इवन इन द एब्सेंस ऑफ अल्कलिनिटी इन द रॉ वाटर। ये एब्सेंस में भी इफेक्टिव होता है, मतलब अल्कलिनिटी एब्सेंस है उस समय भी इफेक्टिव होता है ये एलम, तो नहीं ये उस समय इफेक्टिव नहीं होता। मीन सिर्फ ये सही है कि एलम जो होता है कोगुलेंट और फ्लोक्लेंट में यूज करते हैं। तो इस तरह से मेरा इस आंसर सिर्फ एक सही है, दो गलत है, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया वो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर सैंपल आर यूजुअली बेस्ड ऑन टेस्ट फॉर द microbiological examination of water sample are usually based on test for the detection and enumeration of indicator organism risk rather than pathogen। जो बोल रहा है इसमें ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वाटर सैंपल का, वो यूजुअली बेस्ड किस पे बेस्ड होता है, वो डिटेक्शन एंड इनुमरेशन ऑफ इंडिकेटर उस पर बेस्ड होता है, रदर देन
पैथोजन, मतलब पैथोजन से ज़्यादा उस पर बेस्ड होता है, तो ये सही है। क्यों, इसका रीजन है क्यों, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन इन वाटर इज बोथ एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। जो पैथोजन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट होता है। तो ये भी इसके वजह से जो हम लोग जो रीजन है वो भी सही है। और जो इसमें यही पूछ रहा था कि जो जो माइक्रोबायोलॉजिकल है वो ज़्यादा यूज करते हैं किस में, किससे कंपेयर में, पैथोजन से। क्यों करते हैं, क्योंकि जो पैथोजन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट है। तो रीजन भी सही है, ये भी सही है, मीन्स इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। तो जो इसका आंसर हो गया वो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, द टेपर्ड फ्लुक्लेशन इज मोर इफिशियंट व्हेन कंपेयर टू द कन्वेक्शनल प्रोसेस ऑफ फ्लुक्लेशन। दो तरह का होता है, एक टेपर्ड फ्लुक्लेशन होता है जो मोर इफिशियंट है किसके कंपेयर में, कन्वेक्शनल प्रोसेस के कंपेयर में। तो कन्वेक्शनल प्रोसेस के कंपेयर में मोर इफिशियंट है, तो ये मेरा सही है। रीजन इसका क्या, इन टेपर फ्लुक्लेशन वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द इनलेट इज लेस देन दैट द आउटलेट ऑफ द फ्लुक्लेशन। मतलब इनलेट पे जो वेलोसिटी होता है कम होता है ना, इनलेट पे वेलोसिटी कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा सिर्फ एक सही है, मीन्स सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या कर रहा है, ए बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एक बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है, आर मोर सक्सेसफुली इन सनी ट्रॉपिकल रीजन। सनी ट्रॉपिकल रीजन में, सनी जो मतलब सनी रीजन है, सनी ट्रॉपिकल रीजन है, उस समय वो जो बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड और मोर सक्सेसफुली सनी ट्रॉपिकल रीजन में, सनी जिसमें है डे टाइम में मोर सक्सेसफुल रहता है। तो ये सही है। क्यों, द बैक्टीरियल एक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन इज अचीव्ड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से भी बैक्टीरिया एक्शन हो सकता है, दैट इज ये भी सही है, मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, प्रेजेंस ऑफ ई कोली बैक्टीरिया, द प्रेजेंस ऑफ ई कोली बैक्टीरिया, द प्रेजेंस ऑफ ई कोली बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट दैट द वाटर इज पोल्यूटेड विथ फैकल डिस्चार्ज। फैकल डिस्चार्ज से होता है। तो ए प्रेजेंस ऑफ ई कोली बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट दैट द वाटर इज पोल्यूटेड विथ फैकल डिस्चार्ज। फैकल डिस्चार्ज से पोल्यूटेड है, ये तो मेरा सही है। तो ई कोली बैक्टीरिया इज पैथोजोनिक बैक्टीरिया, तो ई कोली बैक्टीरिया पैथोजोनिक नहीं होता, ये नॉट पैथोजोनिक है। विथ ई कोली बैक्टीरिया होता है नॉट पैथोजेनिक होता है, मीन्स कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा एक सही है। इसमें अगर नोट रहता नॉट पैथोजोनिक तो मेरा सही होता। तो ये गलत है, तो एक सही है सिर्फ, एक अगर असर्शन सही है तो सिर्फ मेरा इसका जो आंसर हो जाएगा सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ओजोन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, ओजोन इज नॉट वाइडली यूज्ड इन द कम्युनिटी वाटर सप्लाई। कम्युनिटी वाटर सप्लाई में ओजोन यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन रेसिड्यूल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन वाटर आफ्टर डिसइंफेक्शन। हाँ, ये सही है कि वाटर को हम यूज नहीं करते हैं, वाइडली यूज नहीं किया जाता है किस में, कम्युनिटी जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ओजोन का यूज होता है स्विमिंग पूल वगैरह वाला में प्यूरिफाई करने में। लेकिन ये पूछ रहा है जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, कम्युनिटी में वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसमें नहीं यूज करते हैं ओजोन। क्यों, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन रेसिड्यूल, इसको रेसिड्यूल कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना आसान नहीं होता आफ्टर डिसइंफेक्शन प्रोसेस। डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बाद इसको रेसिड्यूल करना मतलब डिफिकल्टी होती है, इस वजह से हम लोग ओजोन नहीं करते हैं। मीन्स ये भी सही, ये भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है, मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, इन द केस ऑफ ड्यूल मीडिया फिल्टर द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ रैपिड सन फिल्टर। तो ये बोल रहा है इन केस ऑफ ड्यूल मीडिया फिल्टर, ड्यूल में डबल मीडिया फिल्टर है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज मोर देन, जो डबल फिल्ट्रेशन लगा हुआ है तो ज़्यादा हो जाएगा किससे, रैपिड सन फिल्टर से। रैपिड सन फिल्टर से ज़्यादा नहीं होगा, ये कम होगा डबल मीडिया में। तो इस तरह से ये मेरा गलत है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन फ्रॉम फाइन मीडिया टू कोर्स मीडिया, फाइन मीडियम से कोर्स मीडियम में जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये सही है। मीन्स एक असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो इस तरह से जो मेरा आंसर हो जाएगा इसका और डी हो जाएगा। असर्शन सही है और रीजन गलत है, असर्शन सही है और रीजन, असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ग्रिड चेंबर इज मेंटेन बिटवीन 20 to 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम लोग जानते हैं कि जो ग्रिड चेंबर में जो वेलोसिटी होता है वो 3 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये स्टैंडर्ड वेलोसिटी होता है। तो वही बोल रहा रेंज जो है 24 to 30 सेकंड पर 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है, मीन्स सही है यह। रिमूवल ऑफ, दूसरा ऑप्शन क्या, पहला तो सही हो गया, दूसरा क्या था, क्यों, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल लार्जर देन 0.1 mm डायरेक्शन इज वेरी इसेंशियल। जो ग्रिड चेंबर से जो रिमूव होता है 0.1 mm से, वो वेरी इसेंशियल होता है, इसीलिए वेलोसिटी जो है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड या 0.3 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, दैट इज ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, मीन्स
ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट द फेरल पॉइंट, फेरल पॉइंट कौन सा होता है, सबसे जो रिजर्वायर का जस्ट पॉइंट बगल होता है उस पॉइंट को ही फेरल पॉइंट करते हैं, और जो बिल्डिंग के जो बगल में होता है वो होता है मीटर। तो यहाँ पे फेरल होता है, नेक होता है, उसके बाद लास्ट में मीटर होता है। तो यही बोल रहा है कि एट द फेरल पॉइंट ऑफ द वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क फॉर, at the ferrule point of the best water supply distribution pipe network for Indian towns having the majority of two-story building, the ideal minimum pressure head 12 मीटर। जो आइडियल प्रेशर मिनिमम प्रेशर हेड कितना होना चाहिए फेरल पॉइंट का, और 12 मीटर होना चाहिए। मीन्स ये सही है। रीजन क्या है, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर हेड एट फेरल इज नेसेसरी टू रीच द हाईएस्ट फ्लोर। अगर इतना हाइट रखेंगे, 12 मीटर हाइट रखेंगे, तो किसी भी बिल्डिंग पर जो प्रेशर पहुंचाने के लिए, किसी भी स्टोरी बिल्डिंग पे पहुंचाने के लिए हाईएस्ट फ्लोर पे वो आसानी होगा, मीन्स पहुंच सकता है। तो यही बोल रहा है कि एट द फेरल पॉइंट, फेरल पॉइंट होता है जब रिजर्वायर का जो होता है वहाँ पे पॉइंट करता है। फेरल पॉइंट ऑफ द वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क फॉर इंडियन टाउन, इंडियन टाउन में सप्लाई करना है, हैविंग मेजोरिटी ऑफ टू स्टोरी बिल्डिंग, टू स्टोरी बिल्डिंग जिस टाउन में है, मतलब मेजर है टू स्टोरी बिल्डिंग जिस टाउन में, तो द आइडियल मिनिमम प्रेशर हेड, जो मिनिमम प्रेशर हेड कितना होना चाहिए, 12 मीटर। तो ठीक है, टू स्टोरी बिल्डिंग के लिए मिनिमम प्रेशर हेड कितना होना चाहिए, 12 मीटर, किसी टाउन में प्रोवाइड करते हैं तो, सप्लाई करते हैं तो। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर हेड, जो प्रेशर हेड है 12 मीटर का हेड फेरल इज नेसेसरी टू रीच द हाईएस्ट फ्लोर ऑफ द टू स्टोरी बिल्डिंग। तो इसमें एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है क्या, कि अगर टू स्टोरी बिल्डिंग में हमको अगर वाटर सप्लाई करना है, तो जो फेरल का जो हाइट होना चाहिए या प्रेशर हेड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 12 मीटर होना चाहिए टू स्टोरी बिल्डिंग के लिए। तो ये सही है और रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन जो कर रहा है वो सही है। क्यों होगा, 12 मीटर हेड क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे रीजन ये है कि 12 मीटर अगर हम प्रेशर हेड रखते हैं, अगर हेड रखते हैं प्रेशर हेड, तो टू स्टोरी बिल्डिंग पे मेरा जो वाटर है वो आसानी से चला जाएगा। ये सही है, ये सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इस तरह से जो मेरा आंसर हो गया वो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, एसेसन सैनिटरी लैंडफिल कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। सैनिटरी को हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बहुत दिन से यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सही है कि नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं इसके पीछे रीजन देखते हैं। द लीचेट फ्रॉम सैनिटरी लैंडफिल में पोल्यूटेड द ग्राउंड वाटर। हाँ, जो सैनिटरी लैंडफिलिंग जो होता है वो ग्राउंड वाटर को हम लोग पोल्यूटेट करता है, इस वजह से इसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सही है। द सैनिटरी लैंडफिल कैन नो लॉन्गर बी यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सैनिटरी जो डिस्पोजल प्रोसेस है उसमें से क्या पोल्यूटेड होता है, इससे वाटर पोल्यूट होता है, एयर पोल्यूट होता है, ग्राउंड पोल्यूट होता है, कौन सा होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि सैनिटरी लैंडफिल कैन नो लॉन्गर बी यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। सॉलिड वेस्ट में नहीं यूज करते हैं, क्यों, द लीचेट्स फ्रॉम द सैनिटरी लैंडफिल में पोल्यूट द ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, इसलिए इसको नहीं करता है। मीन्स ये सही है, ये सही है, इसका रीजन सही है। तो इसका जो आंसर हो गया वो ए हो गया, जो इसका आंसर हो गया वो ए हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो गया। मीन्स इन्वायरमेंटल मेरा खत्म हो गया। हम लोग देखें कि इन्वायरमेंटल में 1 से लेकर के 332 तक के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट वाइज पार्ट करते हुए। ये मेरा लास्ट पार्ट था, यहाँ पे हम लोग टोटल 332 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर नया चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगा। नेक्स्ट पार्ट में जब तक से 1 से लेकर 32 तक के इसको पूरा वीडियो देख लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में फिर से नया चैप्टर के साथ फिर से शुरू करेंगे इसको।